Assalamu alaikum. Welcome to Forces Institute for Competitive Exams. zoology के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हम zoology देख रहे थे एज ए इकोलॉजिकल और एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव्स के लिहाज से, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है जी एनिमल क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इसमें बेटा हम बात करें तो जो एनिमल क्लासिफिकेशन है हमारे पास, आपको पता है कि एनिमल की जो क्लासिफिकेशन की जाती है उसमें क्या होता है कि उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है ना अरेंज किया जाता है। और ये जो बुनियाद है ग्रुप्स और सब ग्रुप में अरेंज करने की, ये उनकी सिमिलरिटीज की बुनियाद पे, उनमें डिफरेंस की बुनियाद पे, या उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बुनियाद पे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत अहम किरदार अदा करता है एनिमल्स की क्लासिफिकेशंस में। क्योंकि हमें पता है पहले इंसेस्टर्स से उनमें कुछ चेंजेस हुई, फिर अगली जो है ना टाइप बनी, फिर उसमें चेंजेस हुई, फिर इस तरीके से होते होते एक पूरा हम कह सकते हैं ट्री बन गया। तो वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस होती गई और जानदारों के जो है जानवरों के जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स उस बुनियाद पे बनते गए। तो इस वजह से एवोल्यूशन जो है एनिमल क्लासिफिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? एक तो ह्यूज डाइवर्सिटी थी एनिमल्स की, दूसरा उनको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जनरल बातें हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बेटा मुख्तलिफ तरह की इसकी बेसिस हैं जहाँ पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है। एक तो उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, सिंपल बताऊंगा टाइम कम में, ताकि मैक्सिमम चीजें कवर कर सकें। बाद में ये नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड साथ कर रहा हूँ, तो ये नोट्स भी आपने एक दफा देख लेने हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जी, एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स, एक्सटर्नल बॉडी फीचर, सिमेट्री, सेगमेंटेशन। इसमें एग्जांपल रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री। सादा अल्फाज में ना एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है एक तो उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे। ठीक है, ये देखा जाता है इसमें रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंट है या नॉन सेगमेंटेड है, अपेंडेजेस किस तरह की हैं, तो इसकी बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स की बुनियाद पे, मतलब इंटरनल ऑर्गन सिस्टम की बुनियाद पे, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम की बुनियाद पे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कोइलम की बुनियाद पे। तो इन सब की बुनियाद पे भी हम जो एनिमल्स हैं उनको आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। या फिर एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस की बुनियाद पे, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस देखी जाती हैं, क्लीवेज पैटर्न देखा जाता है। मतलब सादा अल्फाज में कुछ में क्लीवेज पैटर्न अलग होगा, कुछ में उससे मजीद अलग होगा, कुछ में और तरह का होगा, तो अलग अलग होता है। तो उस बुनियाद पे इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनके क्लासीफाई कर दिया जाता है एनिमल्स को। फेट ऑफ ब्लास्टोफोर की बात की जाए, एक होती है प्रोटोस्टोम, एक होती है ड्यूट्रोस्टोम। प्रोटोस्टोम जो है जिसमें माउथ डेवलप जो है पहले होता है, ड्यूट्रोस्टोम में एनस जो है वो पहले डेवलप होती है। ठीक है, तो ये मेन इसमें फर्क आ जाता है। उसके बाद साइटोलॉजिकल और जेनेटिक एविडेंस की बात की जाए तो क्रोमोसोम्स नंबर और स्ट्रक्चर, उसकी बुनियाद पे, डीएनए आरएनए की बुनियाद पे या प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बुनियाद पे भी हम उनको एनिमल जो है उनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स, बिहेवियर करेक्टर्स, इन सब की बुनियाद पे हम एनिमल्स को तकसीम क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, तो अगर हम अर्ली आर्टिफिशियल सिस्टम देखें तो वो बेस करता था कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे, डिड नॉट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। लेकिन वक्त के साथ साथ बाद में पता चलता आया भाई ये चीजें इस तरीके से हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन, फेलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन हो गई, ये सारी जो है बुनियाद बनी किसकी बेटा, एवोल्यूशन की। और वहां से फिर आगे एनिमल्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन की गई, उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स बनते गए। मॉडर्न टेक्सोनोमिक हियरार्ची आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम आपको पता है, फाइलम मिलते हैं या नीचे से शुरू करें तो स्पीशीज है, एक जैसे जानदारों का ग्रुप है, कुदरती तौर पर आपस में आप कह सकते हैं जंसी तौलीद कर सकते हैं, मिलते हैं तो जीनस, जीनस मिलता है तो फैमिली, फैमिली मिलती है तो ऑर्डर, ऑर्डर मिलते हैं तो क्लास, क्लास मिलती है तो फाइलम, फाइलम मिलते हैं तो किंगडम बन जाता है। तो ये एक तरह का टेक्सोनोमिक हायरार्की है जिसमें हम जानदारों को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा जी, मेजर क्राइटेरिया यूज्ड इन एनिमल्स फेलोजनी, तो उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सबसे पहले जो एनिमल फेलोजनी में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
जिसमें सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलते हैं तो कम्युनिटी बनती है। तो ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, अब बॉडी सिमेट्री की बुनियाद पे बॉडी जो है वो एसिमेट्रिकल हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, बाइलेटरल सिमेट्री हो सकती है। जैसे पोरीफेरा में एसिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री नाइडेरिया में मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री मोस्ट एनिमल्स के अंदर जो है ना बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर जर्म लेयर्स की बुनियाद पे हम भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जर्म लेयर एक आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और बॉडी कैविटी की बुनियाद पे एक एस्लोमेट होते हैं, एक सोडोस्लोमेट होते हैं, एक ट्रूस्लोमेट होते हैं। ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा इनको, अभी जस्ट बता रहा हूँ कि इनकी बुनियाद पे एवोल्यूशन हो सकती है। सेगमेंटेशन है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है जी। उसके बाद मेजर एनिमल ग्रुप्स एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स देखते हैं जी मेजर ग्रुप्स के अंदर। सबसे जो मेजर ग्रुप है वो है जी नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता। इसमें आपको पोरीफेरा टू इकेनोडर्मेटा शामिल होते हैं। इसमें ऐसा ऐसा चेंजेस होती हैं और कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती हैं। और एवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात की जाए, डेवलपमेंट हुई जी, इसमें टिश्यूज और ऑर्गन डेवलप हुए और सिलोम जो है वो अपेयर हुई, बायलैटरल सिमेट्री आ गई, सफेलाइजेशन इसके अंदर होना शुरू हो गई। फिर कॉर्डेट्स थे जिसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है, डॉर्सल होलो नर्व कार्ड्स होते हैं, ठीक है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, पोस्ट एनल टेल होती है। इसमें क्या एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट होती है जी, एंडोस्केलेटन, एडवांस नर्वस सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर हमारे पास है बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इमंग एनिमल्स। तो कॉमन इंसेस्टर्स अगर देखा जाए एनिमल्स के दरमियान, ऑल एनिमल इवॉल्व फ्रॉम सिंपल इंसेस्ट्रल फॉर्म, सिमिलैरिटीज इंडिकेट शेयर्ड इंसेस्टर। कॉमन इंसेस्टर है, ये शो करते हैं कि एवोल्यूशन हुई है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स देखी जाए एनिमल्स की मोस्टली की होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं, ये शो करती हैं ये एवोल्यूशन हुई है। एनालोगस स्ट्रक्चर डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं बेटा। ऊपर देखा जाए होमोलोगस में फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। आप इनको पढ़ेंगे ना आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ क्योंकि हमने आज इस चैप्टर को वाइंड अप करना है, ठीक है, तो ताकि मैक्सिमम चीजों को हम कवर कर सकें। तो इसमें आप पढ़ेंगे सिंपल है, होमोलोगस स्ट्रक्चर, अनलोगस स्ट्रक्चर या कॉमन इंसेस्ट्री, तीनों चीजें शो कर रही हैं कि एनिमल्स में एवोल्यूशन कहीं ना कहीं पे हुई है। इसी तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर। और ये जो है हमारे पास क्या है, एविडेंस है जी एवोल्यूशन के, अपेंडिक्स ह्यूमंस के अंदर अगर बात की जाए। उसके बाद हमारे पास होता है क्लाडिस्टिक्स एंड फेलोजेनेटिक ट्रीज। क्लाडिस्टिक किसको कहते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेयर्ड ड्राइव्ड कैरेक्टर, तो उसको हम क्लाडिस्टिक कहते हैं। यूज क्लाडोग्राम टू शो रिलेशन। क्लाडोग्राम क्या है जी, ब्रांचिंग डायग्राम है, रिप्रेजेंट एवोल्यूशनरी डिवर्जेंस, ईच नोड इंडिकेट अ कॉमन इंसेस्टर। एक तरह का ट्री है, फेलोजेनेटिक ट्री आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ब्रांचिंग डायग्राम है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है कॉमन इंसेस्टर्स को, इंडिकेट कर रही है, तो उसे हम क्लैडोग्राम कहते हैं। फिर हमारे पास होता है बेटा मॉलिक्यूलर फेलोजनी। मॉडर्न जूलॉजी जो है वो मॉलिक्यूलर फेलोजनी का इस्तेमाल करती है, जैसे डीएनए सीक्वेंसिंग, आरएनए एनालिसिस, प्रोटीन कंपैरिजन। और एडवांटेजेस की बात कीजिए तो हाईली एक्यूरेट है, रिवील हिडन रिलेशनशिप, स्पोर्ट्स एवोल्यूशनरी थ्योरी। और उसके बाद हमारे पास होता है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन। ये सिग्निफिकेंस आपने खुद ही एक दफा रीड कर लेना है। कंक्लूजन की तरफ आते हैं, एनिमल्स बेस करते हैं जी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। ऑर्गेनाइज्ड एनिमल डाइवर्सिटी साइंटिफिकली रिवील एवोल्यूशनरी हिस्ट्री शो ग्रेजुअल complexity फ्रॉम सिंपल टू एडवांस फॉर्म और स्ट्रेंथ द कंसेप्ट ऑफ कॉमन डिसेंट। उसके बाद हम आते हैं बेटा हमारे पास जुआलॉजी एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब तक तो हम एवोल्यूशन को देख रहे थे, अब हम आते हैं इकोलॉजिकली। इकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव्स की बात की जाए तो एनिमल्स की स्टडी की जाती है इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से एनिमल इंटरेक्ट करता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ नेचर के साथ, ठीक है। इसमें इकोलॉजी कल जुआलॉजी जो है एक्सप्लेन करती है कि एनिमल्स कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं,
कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सारी चीजें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। अच्छा, इकोलॉजी और ज़ूलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी की ब्रांच है ज़ूलॉ इकोलॉजी जो है, जिसमें हम इंटरेक्शन देखते हैं ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ। और अगर ज़ूलॉजी में देखा जाए, इकोलॉजी फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, पॉपुलेशन डायनामिक्स हो गया, एनिमल बिहेवियर हो गया, कम्युनिटी रिलेशन, इकोसिस्टम फंक्शनिंग। तो ये सारी चीजें इकोलॉजी के अंदर आ जाती हैं, जिसमें हम ज़ूलॉजिकल टर्म्स को देखते हैं। फिर है हमारे पास बेटा लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकली ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो सबसे पहले होता है ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एनिमल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर हेल्प इट सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट। फिर पॉपुलेशन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द स्पेसिफिक एरिया। पॉपुलेशन करेक्टर्स देखी जाती है, करेक्टरिस्टिक्स में साइज उसका देखा जाता है, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, एज, स्ट्रक्चर, सेक्स, ये सारी चीजें पॉपुलेशन में आ जाती हैं, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर कम्युनिटी है, ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर, तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, जिसमें प्रीडेशन भी होती है, कंपटीशन भी होता है, सिम्बियोसिस का रिलेशन भी होता है, तीनों तरह के रिलेशन मिलते हैं। फिर इकोसिस्टम बनता है, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं, जो कि बायोटिक और एबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बायोटिक भी होते हैं, एबायोटिक भी होते हैं। फिर ये मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर जहाँ पे जमीन का वही से जहाँ कोई जानदार रहता है, उसे हम बेसिकली बायोस्फीयर का नाम देते होते हैं। फिर हैबिटेट और निच है जी। हैबिटेट जहाँ पे कोई एनिमल्स रहता है, फिजिकली मौजूद होता है, उसको उसका हैबिटेट, मस्कन या घर कहा जाता है। निच क्या है? फंक्शनल रोल है एनिमल्स का उसके एनवायरनमेंट में, जैसे फूड हैबिट्स, एक्टिविटी टाइम, रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और ट्रॉपिक लेवल। नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निच परमानेंटली। कंपिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक हो गया, तो दो स्पीशीज एक निच में परमानेंटली नहीं रह सकती। फिर हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एनिमल्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं बेटा, उसमें टेम्परेचर है, ये जनरल बातें हैं, वाटर है, लाइट है, साइल है, सबस्ट्रेट है, क्लाइमेट है। उसके बाद हम आते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी ज़ूलॉजी के अंदर। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? ये दो तरह की ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ में बेटा, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल अनलिमिटेड रिसोर्सेज में होती है, और लॉजिस्टिक जो है लिमिटेड बाय कैरिंग कैपेसिटी। और पॉपुलेशन रेगुलेशन में ही बात की जाए तो दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक डेंसिटी डिपेंडेंट है, एक डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। डेंसिटी डिपेंडेंट जो होते हैं उसमें प्रीडेशन, डिजीज और कंपटीशन के रिलेशन होते हैं। डेंसिटी इंडिपेंडेंट में फ्लड्स होते हैं, खुश्क साली होती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको जैसे पहले बताया, प्रीडेशन का ताल्लुक है, एक जानदार दूसरे को मारता है और वहां से खुराक लेता है। इस तरीके से पॉपुलेशन का जो साइज है वो कंट्रोल में रहता है। कंपटीशन होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बिटवीन द स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज जो है कंपटीशन होता है। तो जो सरवाइव कर जाते हैं वो पॉपुलेशन लेवल पे कामयाब है। फिर पैरासाइटिज्म है, पैरासाइट बेनिफिट्स, होस्ट इज हार्म। तो फिर म्यूचुअलिज्म है, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है। फिर कमेंसलिज्म है, एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। उसके बाद बेटा एनर्जी फ्लो और ट्रैफिक स्ट्रक्चर में बात करें तो ट्रैफिक लेवल्स मुख्तलिफ तरह के हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स हो गए, टर्शियरी कंज्यूमर टॉप प्रीडेटर्स हो गए, और डिकम्पोजर में न्यूट्रिएंट रिसाइक्लर बैक्टीरिया वगैरह शामिल होते हैं। बिहेवियर इकोलॉजी की बात की जाए, ये एक्सप्लेन करती है कि बिहेवियर किस तरीके से इंप्रूव होता है, और इसमें फीडिंग स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, मेटिंग सिस्टम आ जाता है, मिग्रेशन, पेरेंटल केयर, सोशल बिहेवियर, ये सारे के सारे बिहेवियर में बिहेवियर शो करता है कि मैंने माइग्रेट करना है। एक दूसरे को देख के एनिमल्स में बिहेवियर को अंदाजा करते हैं कि यहाँ से हमने फीडिंग करनी है, यहाँ से हमने मेटिंग करनी है, यहाँ हमने पेरेंटल केयर करनी है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। एडाप्टेशन फ्रॉम इकोलॉजिकल व्यू बेटा, तो एक स्ट्रक्चरल होती है, एक फिजियोलॉजिकल होती है। स्ट्रक्चरल में थिक फॉर इन कोल्ड रीजन, स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। मतलब अ, खुद को अडाप्ट, अगर पानी में एक एनिमल है तो वो उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, अगर उसने ठंड में रहना है तो उसकी थिक उसके ऊपर फर आ जाएंगे, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन है।
फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, जो डेजर्ट से एनिमल है क्योंकि उन्हें पानी बचाना है। हाइबरनेशन है, वो हाइबरनेट हो जाएंगे। तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। फिर हमारे पास बिहेवियर अडेप्टेशन आ जाती हैं, जिसमें नॉकटर्नल एक्टिविटी और सीजनल माइग्रेशन है। तो ये भी बिहेवियर अडेप्टेशन में शामिल है। रोल है जी एनिमल्स का इकोसिस्टम में, ये आपके सामने है, इसको आपने देखना है। फिर ह्यूमन इम्पैक्ट है एंड कंजर्वेशन है। तो ये भी सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप रीड करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास है वाइल्ड रिसोर्सेज और इंडेंजर्ड एनिमल। वाइल्ड रिसोर्सेज में प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं दैट एग्जिस्ट इन वाइल्ड नेचुरली विदाउट ह्यूमन कल्टीवेशन। तो ह्यूमन कल्टीवेशन के बगैर एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वाइल्ड के अंदर, उसे हम वाइल्ड रिसोर्स कहते हैं। इसेंशियल होते हैं जी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, फूड चेन इकोसिस्टम के लिए, ह्यूमन नीड के लिए। इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि नापैद होने के खतरे में होते हैं, इंडेंजर्ड खतरे में कहते हैं। स्पीशीज दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटेंशन ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड थ्रेट, तो उसको हम कहते हैं जी इंडेंजर्ड एनिमल्स। और वाइल्ड रिसोर्सेज है, प्रॉपर डेफिनेशन की जाए, वाइल्ड रिसोर्स इंक्लूड फ्लोरा एंड वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना दैट आर यूज्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय ह्यूमंस आर कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम। टाइप्स कौन सी हैं जी वाइल्ड रिसोर्सेज की? एक तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, एक वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, एक मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और इम्पोर्टेंस की बात की जाए इकोसिस्टम मेंटेन वाइल्ड रिसोर्सेज है, सीधी सी बात है, फूड, रॉ मटेरियल, कल्चरल, एस्थेटिक वैल्यू, जेनेटिक रिजर्वेयर्स, क्लाइमेट रेगुलेशन, ये सारा वाइल्ड रिसोर्सेज का ही काम है। इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑलरेडी बता, एंडेंजर्ड एनिमल्स वन whose population has declined drastically और नियर फ्यूचर में वो एक्सटेंट होने के करीब होते हैं। इसकी वजह क्या है? हैबिटेट लॉस है, पूचिंग और हंटिंग है, पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज है, इन्वेसिव स्पीशीज है। फिर इनमें एग्जांपल्स आ जाती है एंडेंजर्ड एनिमल्स की। मैमल्स में टाइगर है जी, एशियाई एशियाटिक लायन है, स्नो लेपर्ड है, गायड पांडा है। बर्ड्स में साइबेरियन क्रेन्स हैं, ककापो है, रिप्टाइल्स में हॉक्स बेल है, टर्टल्स, गैरियल्स हैं, एम्फीबियंस में गोल्डन फ्रॉग है, फिश में कोलकैंथ है और स्टर्जन्स आ जाती हैं। और एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल पाकिस्तान में मारखोर, स्नो लेपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, एशियाटिक ब्लैक बेयर और चिनकारा, इंडियन गजाली जिसे कहते हैं, ये पाकिस्तान में इंडेंजर्ड एनिमल्स है। और कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एक होती है इन सिटू, एक होती है हमारे पास एक्सिटू। इन सिटू में क्या होता है? प्रोटेक्शन विद इन नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट में ही आपने उसको कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर रिजर्व है। एक्सिटू कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल रिवर, जैसे जू है, बोटानिकल गार्डन्स हैं, सीड बैंक्स और जीन बैंक हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं। और लीगल प्रोटेक्शन में क्या होता है जिसमें इंटरनेशनल ट्रीटीज और नेशनल लॉज आ जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत अहम है, लोगों को अवेयरनेस दें कि वाइल्ड लाइफ को आपने बचाना है, क्योंकि आजकल भी वाइल्ड लाइफ के ऊपर बड़ा काम हो रहा है और इसमें सीटें भी बहुत अच्छी आ रही हैं, तो इसका भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है, इसकी मैं नोट्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। किसी ने हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो ये नंबर आपको नीचे वाटर मार्क के तौर पर नजर आ रहा है, 0313 675 1373। इस पर रब्ता करके आप हमारे सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।